हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। पीडीएफ का जो डाउट आ रहा है कुछ लोगों का कि पीडीएफ नहीं मिल रहा उन्हें, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लिया करो। फर्स्ट वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है, कहाँ पीडीएफ मिलेगा, किस तरह से क्लासेस चलेंगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ गूगल ड्राइव पर हैं, इसलिए मैं इनको टेलीग्राम पर सेंड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम आती है अगर मैं उन पीडीएफ को अपने सिस्टम में स्टोर करके रखता हूँ, तो इसलिए मैंने गूगल ड्राइव पे डाल रखे हैं सारे पीडीएफ। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग तो ऐसा करो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन में एक अलग से फ़ोल्डर बना लो। NIOS नोट्स नाम से या NIOS नाम से एक अलग से फ़ोल्डर बना लो अपने मोबाइल में, और वो फ़ोल्डर भी कुछ पार्ट्स में बना लो। ऐसा बना लो 501, 502, 503। ठीक है, हर एक फ़ोल्डर में पीडीएफ को पेस्ट करते जाओ, आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा। आपको लगे जो पार्ट आपका वीक है उसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो, सारा आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए करो। ठीक है, अब हर चीज़ पकी पकाई मिले जरूरी तो नहीं है, इतना सब कुछ मिल रहा है ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना एक अपने आप में। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम अ, इसकी 3.2.1 है, पर्यावरण अध्ययन एक संयुक्त तथा मिश्रित क्षेत्र है। देखो यहाँ पर है पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं। पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं में हम लोग देखने वाले हैं कि पर्यावरण अध्ययन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है कि जो ऊपर की हेडिंग हेडिंग है ना, हेडिंग से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हम लोग पांच विशेषताएं इसकी पढ़ने वाले हैं। इन पांचों विशेषताओं में से क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकता है, बाकी थोड़ा सा इनके अंदर का ही पढ़ेंगे। पर्यावरण एक संयुक्त क्षेत्र है, यानी EVS इज अ कंपोजिट एरिया। प्राकृतिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक एकल अध्ययन क्षेत्र होता है। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, इसको एक मिश्रित अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। एक एकल अध्ययन क्षेत्र होता है का मतलब कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। भोजन, आश्रय स्थल और भोजन, आश्रय, जल यात्रा, इन चारों के बीच बीच आसपास ही ये चीज़ें घूमती रहती हैं। इसमें जो पर्यावरण की 6 थीम है उसके बारे में एक छोटा सा दे रखा है इस यूनिट में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो 6 थीम है वो कैसी हैं। और शायद इसके बाद वाली जो यूनिट है उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि पर्यावरण की जो 6 थीम है वो 6 थीम ही क्यों रखी गई, इसके अलावा और थीम क्यों नहीं रखी गई। ठीक है, अगर किसी थीम के अंदर सब थीम्स हैं यानी उप विषय हैं, उन्हें क्यों रखा गया, तो वो सब हम देखने वाले हैं। ये प्रासंगिक संगठन इस इरादे से किए जाते हैं कि अध्ययन की 2 या अधिक शाखाओं या विद्यालय विषयों को जोड़ा जा सके। इससे बच्चों की विषय के प्रति सहज संबंधित समझ पैदा होती है, ना कि उसकी आंशिक दृष्टि। दो सब्जेक्ट के बीच में किस तरह का रिलेशन है ये उस बच्चे के अंदर डेवलप होगा इससे। ठीक, आगे बात करेंगे। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है पर्यावरण की वो ये है कि पर्यावरण वैसे संदर्भित होता है, EVS इज कॉन्टेक्चुअल। आगे बात करें इसमें, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में अधिकतर अवधारणा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय में भिन्न होंगी। उदाहरण के लिए भोजन से जुड़ी आदतों के बारे में बात करें तो भोजन से जुड़ी आदतों के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो हर जगह पर भोजन अलग अलग होता है, खाने का समय भी लोगों का अलग होता है, क्या चीज़ें वो खाते हैं वो भी अलग होती हैं। तो पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन केंद्रित होता है, पर्यावरण में सब कुछ बच्चा ही है, तो EVS इज ए लर्नर सेंटर्ड। पर्यावरण में कुछ सही नहीं कुछ गलत नहीं, नो राइट नो रॉन्ग। पर्यावरण में ना तो कुछ गलत होता ना ही कुछ सही होता। चीज़ें चलती है संदर्भ के अनुसार, यानी कि किसी संदर्भ में कोई चीज़ सही हो सकती है और किसी संदर्भ में कोई चीज़ गलत हो सकती है। आई बात समझ में? जैसे कि चलो एक इस संदर्भ से मुझे याद आया, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाना एक संदर्भ में गलत है, बच्चों के अंदर एक जीव जंतुओं के प्रति सेंसिटिविटी विकसित कर रहा है। लेकिन अगर हम कोस्टल एरियाज पे चले जाए तो वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर खाते हैं, तो वो वहाँ पर सही है, वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते यार जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं ये बात गलत है, वो चीज़ वहाँ पर सही है। लेकिन जीव जंतुओं को हानि पहुँचाना वो बात भी सही है। ठीक, और उस बात को वो लोग भी मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हम सही EVS में क्या गलत है क्या सही है, ये डिपेंड करता है कि बात किस संदर्भ में की जा रही है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर चीजों को गलत या सही हमें ठहरा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य घटक है, जो वैल्यूज हैं वो EVS का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसके बारे में से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एक शिक्षक होने के नाते आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप हर बच्चे के अधिगम संदर्भ को समझने का प्रयास करें और उनके मूल्यों को समझ पाएं, ये दायित्व टीचर का हो गया। इन्हीं जो मूल्य थे उन्हीं मूल्यों जो विशेषताएं थी उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर अलग से एक और बार लिखा हुआ है, तो एक बार और यहाँ पर पढ़ लेना। फेडरिक
फेडरिक फ्रोवेल, जिनको जाना जाता है किंडरगार्टन मेथड के लिए। पर्यावरण जीवन का विकास घर के जीवन से ही होना चाहिए। शिक्षक को अपने बच्चों को अच्छी तरह समझना चाहिए। उनका अवलोकन करने के बाद उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना संगठन का निर्माण करना चाहिए। अभिभावक एवं शिक्षक की भूमिका यह है कि उन्हें इन संवेदनशील कालांतरों का ज्ञान होना चाहिए एवं इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण करें जिससे कि बच्चों को उन चीज़ों पर ध्यान लगाने का अवसर मिले जिनमें वे रुचि रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण से सीखते हैं। तो ये फेडरिक फ्रोवेल का स्टेटमेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको याद रखना, पहली बात तो ये फेडरिक फ्रोवेल ने दिया। दूसरी बात ये कि टीचर का काम है कि वह बच्चों को अवलोकन करने का मौका दें और टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में, बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है आपको बच्चे के आसपास वही चीज़ें रखना है और जिससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। ईवीएस में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो आपके बच्चे के अंदर का एक ये गुण देखना होगा कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बच्चा अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर कितना अवेयर है। ठीक है, रास्ते में आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, जब तुम रास्ते में स्कूल से घर से स्कूल आ रहे होते हो तो तुम्हें सबसे बड़ा पेड़ कौन सा दिखता है, रास्ते में आपको कहाँ कहाँ पर गाय वगैरह मिलती हैं, रास्ते में आपको किस किस की दुकानें मिलती हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें पूछोगे तो उसे तो पर्यावरण के प्रति अवेयर होगा, वो आते टाइम देखेगा कि मुझे कौन कौन से पेड़ दिख रहे हैं, वो सबसे बड़ा पेड़ ढूंढने के चक्कर में सारे पेड़ों को देखते हुए जाएगा, ये पेड़ ऐसा ये पेड़ वैसा है। अब इसमें वो अलग अलग तरह के पेड़ देखेगा, जैसे नीम का पेड़ दिखेगा, पीपल का पेड़ दिखेगा, बरगद का पेड़ दिखेगा और भी बहुत सारे पेड़ दिखेंगे। तो पर्यावरण को ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ पर, अपने अंदर मतलब उसके प्रति जागरूक बन रहा है। ठीक है, मारिया मोंटेसरी क्या बोलती हैं, जहाँ तक हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो ना कि थका देने वाली हो। ये स्टेटमेंट आया था DSSB में। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया जहाँ तक हो सुखद हो, थका देने वाली ना हो, ये स्टेटमेंट किसने कहा, मारिया मोंटेसरी ने कहा। महात्मा गांधी शैक्षिक चिंतन बच्चे के संपूर्ण विकास एवं बच्चे की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर होना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से होना चाहिए। श्री अरविंद ने भी एक स्टेटमेंट बोला है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सोच से ये सामने आया कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे प्रौढ़ों से अलग तरीके से सीखते हैं, जैसे हम बड़े लोग सीख रहे होते हैं, आप और हम सीख रहे होते हैं, बच्चे उस तरह से नहीं सीखते, बच्चे उन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से सीख रहे होते हैं। वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखते हैं, करके देखने से सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं और अपने पर्यावरण के अनुभवों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण करके सीख रहे होते हैं। ठीक है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चों के सीखने के लिए कुछ तरीके होगा, पहला तो प्रौढ़ों से अलग तरीके से सीखेंगे, हम चीज़ें को अलग तरीके से देखते हैं, उसी चीज़ को बच्चे एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्नलिखित बिंदुओं पर भी जोर देती है। कौन कौन सी बिंदु पर जोर देगी, पहला कि सभी बच्चे प्राकृतिक तौर पर सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं तथा सीखने के योग्य होते हैं। बच्चे के अंदर आपको जिज्ञासा बढ़ाना या मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित होते हैं सीखने के लिए। ठीक, अर्थ बनाना, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास, अनुचिंतन तथा काम सीखने के बहुत आयाम काम अनुचिंतन तथा काम सीखने के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। चीज को अर्थ बनाना यानी कि मीनिंगफुल बनाना चीजों को, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास करना, अनुचिंतन यानी कि चिंतन के बाद का चिंतन, और काम, ये चीजें हैं जो सीखने के लिए इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्रिएट करती हैं। बच्चे अनुभव के द्वारा कई तरीकों से सीखते हैं, जैसे चीजें बनाकर, बोलकर, प्रयोग करके, ये सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। इन चीज़ों के द्वारा बच्चे, देखो मैं ये सब बोल देता हूँ कि इनको आपको पढ़ लीजिएगा, तो ये मत बोलना कि मतलब मैं जल्दी ज़्यादा तेज भाग रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करें जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, जो चीज़ आप खुद समझ सकते हो। इतना टाइम हम आगे और चीज़ें ऐसी आएंगी जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, रुक कर देखना पड़ेगा, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, आगे बात करें, बच्चे और बड़ों में अधिगम के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि बच्चे अधिकतर ज्ञानात्मक पद्धति से सीखते हैं जिसमें अवधारणाओं, नियमों, समस्याओं के समाधान तथा विषय वस्तु पर प्रवीणता पर जोर दिया जाता है। ज्ञानात्मक पद्धति मीन्स हो गया कि यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, हमारे पास इतनी नॉलेज हो कि हम उसमें मास्टरी हासिल कर लें। उन्हें अधिगम क्षेत्रों से लाभ मिलने वाला है, यह समझ होती है तथा ये गंभीरता से ज्ञान के स्थानांतरण पर केंद्रित रखते हैं।
हमें पता होता है कि जो भी हम सीख रहे हैं इससे हमें प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये जो NIOS है इससे हमें नॉलेज मिलने वाला है और उस नॉलेज से हमें बेनिफिट मिलेगा हमारे एग्जाम में। वयस्क की आवश्यकता उसके अधिगम क्षेत्र का निर्धारण करती है। आवश्यकता अधिगम क्षेत्र का निर्धारण करती है। आवश्यकता अधिगम क्षेत्र का निर्धारण करती है, इस बात का मतलब क्या है? आपकी आवश्यकता है कि आपको एक जॉब चाहिए। कौन सी जॉब चाहिए? टीचर की जॉब चाहिए। टीचर की जॉब चाहिए तो टीचर की जॉब के लिए आपको एक सारे सब्जेक्ट्स तो आना चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट जो सबसे अच्छी तरीके से आना चाहिए वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड आपका साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपका अधिगम क्षेत्र इसके आसपास रहेगा, CDP एंड साइकोलॉजी के आसपास रहेगा। यहीं पर कोई व्यक्ति जो टीचर ना बनते हुए वो जाता किसी डिफेंस में, अगर वो डिफेंस में जा रहा होता क्या वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहा होता? नहीं पढ़ रहा होता। वो वहां पर उसके अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहा होता जो उसके सिलेबस में है, तो उसकी अधिगम का क्षेत्र वो हो जाएगा। मान लो इसी बीच कोई व्यक्ति साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट का अधिगम क्षेत्र उसके हिसाब से हो जाएगा। कोई जैसे आप मान लो आप PRT के टीचर बन गए, अब आप TGT के टीचर बनना चाहते हो, तो आपने देखा DSSB के TGT के टीचर बनने के लिए उस सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट्स के आप टीचर बनने वाले हो उस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड आएगा 100 मार्क्स का, तो आपकी अधिगम का क्षेत्र वहां पर हो जाएगा। तो हमारी जो आवश्यकता है वही हमारे अधिगम क्षेत्र का निर्धारण कर देती है। हम उसी चीज के आसपास सीख रहे होते हैं। वे ऐसे निश्चय से आगे सीखते हैं कि ज्ञान का वह इसी निश्चय से के साथ सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। जबकि बच्चा कभी भी गंभीर अधिगम करता नहीं होता, बच्चा कभी भी सीरियसली होकर नहीं सीख रहा होता। परिस्थितियां उसे इर्द गिर्द के पर्यावरण की शक्तियों के साथ संबंध बनाकर ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रभावित करती हैं। अब उसके आसपास सिचुएशन ऐसी हो कि वे सिचुएशन में जाकर आसपास जो चीजें हैं उनके माध्यम से सीख जाए। वे कभी भी सीरियस होकर सीखने नहीं बैठता। बच्चों का समकक्षियों बच्चों का तथा शिक्षकों का प्रभाव, बड़ों का, समकक्षीय बच्चों का और शिक्षक का ये प्रभाव बच्चे में पड़ता है। प्राकृतिक जिज्ञासा उत्सुकता बच्चे के लिए सामाजिक संदर्भों में अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। गलतियां करके सीखना, अभ्यास, ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चा एक जैसी परिस्थितियों में ज्ञान का निर्माण एवं आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें समझ में आया कि बड़े किस तरह से सीख रहे होते हैं और बच्चे किस तरह से सीखते हैं। भावात्मक पक्ष अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के भावात्मक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि प्रेरणा तथा रुचि पैदा कर छोटे बच्चों में व्यवहारिक बदलाव लाया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो ज्ञानात्मक पद्धति के माध्यम से सीख रहे हैं, छोटे बच्चे भावनात्मक पद्धति के माध्यम से सीख रहे हैं। ठीक, उन्हें जिस चीज में मजा आ रहा है वो सिर्फ उसी चीज की तरफ बढ़ते हैं, उसी चीज के माध्यम से सीख रहे होते हैं। ठीक है, और हम लोग ये नहीं देखते हमें उसमें मजा आ रहा है या नहीं, हमें ये देखते हैं कि उससे हमें लाभ हो रहा है या नहीं। ठीक, ये है। पर्यावरण अध्ययन हेतु शैक्षणिक व्यवस्था। क्या क्या शैक्षणिक व्यवस्था करेंगे? बच्चे के पर्यावरण को उसके अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे के पर्यावरण को ही हमने प्रयोगशाला बना दिया। प्रयोगशाला में होता क्या है? प्रयोगशाला में आप जाते हो, जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो और वहां से कुछ नया निकाल कर लेकर आते हो। ठीक है, ऐसे ही बच्चे को अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने दो, एनवायरनमेंट के साथ उसको इन्वॉल्व होने दो और वहां से वो अपने ज्ञान का निर्माण कर आएगा। ये इस तथ्य का ध्यान रखता है कि पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है। ये इसलिए कि आपका विद्यार्थी हमेशा वास्तविक जीवन की घटनाओं में कार्यरत है तथा वह सब कुछ देख रहा है और सीख रहा है जो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधा नहीं है बल्कि सीमाओं से परे है। तो अगर यहाँ से स्टेटमेंट बनकर आता है, ऐसे स्टेटमेंट बनकर आ जाते हैं DSSB में कि क्या पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधा हुआ है या फिर सीमाओं से परे है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यार पर्यावरण बंधा हुआ नहीं है, सीमा से परे है। लेकिन एग्जाम में आपका दिमाग यहाँ चल सकता है कि यार पर्यावरण में तो हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मिश्रित फॉर्म ही रूप ही हम पर्यावरण में पढ़ते हैं 5th क्लास तक। तो फिर तो पर्यावरण हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ बंध गया, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। पर्यावरण के अंदर विज्ञान सामाजिक विज्ञान इन्वॉल्व है बट ये इसमें बंधा हुआ नहीं है, ये खुला हुआ है, ये इनकी सीमाओं से बाहर है। वास्तविक जीवन की प्रक्रियाओं एवं अनुभव से सीखना बच्चों के अधिगम पर काफी प्रभावी होता है या प्रभावी तरीका है। विद्यालय एवं स्थानीय पर्यावरण को अधिगम का आधार बनाकर आप इस बात को विश्वसनीयता देते हो कि बच्चे प्राकृतिक तौर पर सीखने के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी अधिगम चाल एवं योग्यता में वृद्धि हो रही है। इस तरह से आप विद्यालय और स्थानीय पर्यावरण को ही अधिगम का आधार बना दो। ठीक है, विद्यालय में ही बच्चे सीख रहे हैं, जो आसपास की चीजें उसी के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अधिगम अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण एवं वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया जाता है। सामाजिक संदर्भ शिक्षण में लाइए, सामाजिक संदर्भ को शिक्षण में लेकर आना है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ईवीएस को पढ़ाते टाइम जो भी आसपास घटनाएं घटित होती हैं, जो भी वहां का कल्चर है, उस कल्चर को जरूर आपको इन्वॉल्व करना है। ठीक। खोज की ज्ञात से अज्ञात एवं प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करो। फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन फ्रॉम नॉन टू अननोन एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक है, हमें नॉन टू अननोन जाना होता है एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना होता है। जो चीज बच्चों को दिख रही है वहां से, जो नहीं दिख रही है वहां तक लेकर जाओ। ये बिल्कुल सही बात लिखी यहाँ पर, एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। छानबीन की प्रक्रिया एवं खोज ज्ञात से अज्ञात की ओर ही जाती है। वर्तमान पाठ्य पुस्तक में मूर्त से अमूर्त की ओर बल दिया है। पौधे की अवधारणा से पहले भोजन प्रकरण के माध्यम से की गई है, जिस ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए, वर्तमान पाठ्य पुस्तक में मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पौधे की अवधारणा पहले भोजन के प्रकरण के माध्यम से की गई है, जिसके बारे में बच्चे पहले जानते हैं। इससे शुरू करते हैं कि बच्चे कौन कौन से पौधे खाते हैं तथा उनके कौन कौन से भाग खाते हैं इत्यादि। सबसे पहले बच्चे के सामने रखा जाएगा कि भोजन जो हम खाते हैं वो, ठीक है। अब बच्चा को पता रहेगा, मैं कोई बच्चा खाए रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब्जियों में हम इन चीज़ों की सब्जियां खा रहे होते हैं, कोई और कुछ भी खा रहा होता है, फल खा रहे होते हैं हम। फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा ये फल हमें मिलते कहाँ हैं। जो हम रोटी बना खा रहे हैं वो गेहूं से बनती है, गेहूं हमें कहाँ से मिल रहा है। जो हम आम खा रहे हैं वो कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है। अच्छा, गेहूं में हम कौन सा भाग खा रहे हैं, बीज खा रहे हैं, पेड़ का हम फल खा रहे हैं, उसका बीज जो गुठली होती है उसे हम नहीं खाते हैं। तो उसे बच्चे को पता चल रहा है कौन कौन से भागों को काट रहे हैं। अब देखते देखते उसके मन में ये भी आ सकता है यार, आम का पेड़ और गेहूं का पौधा दोनों में कितना अंतर है। तो ये जा रहा है हम मूर्त से अमूर्त की तरफ। इससे बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में सीख रहा होता है, उसका अधिक परीक्षित और अच्छी तरह विकसित हो रहा होता है। ठीक, ये बात हो गई। अगला पॉइंट है, अपनी कक्षा में अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित हो, रियल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए। जो भी आपका अधिगम है वो कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरण लेकर आने की शैक्षणिक पद्धति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बहुत प्रभावशाली है। इसके कई लाभ हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ को आप उसमें इन्वॉल्व कर पाओ वो उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्थानीय विशिष्ट उदाहरण, स्थानीय उदाहरण जैसे अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पंचायत भवन हो गया, इनका आप उदाहरण ले सकते हो। आसपास की कौन सी चीज़ें उनके एग्जाम्पल ले सकते हो। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं बच्चे के पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में स्थित होती हैं, जिससे बच्चे को यह विश्वास होता है कि आप उसे वास्तविकता से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुस्तक में दी गई जानकारी को उसके जीवन तथा आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़ने में सहायता कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, कोई नया नहीं है। ऐसा करने से शिक्षक होने के नाते आपको संदर्भ सहित पर्यावरण शिक्षण अधिगम में सहायता मिलती है। अगर हम दैनिक जीवन के उदाहरण को बच्चे के स्कूल के साथ ऐड करते हैं तो उससे होता क्या है, शिक्षक होने के नाते हमें संदर्भ सहित पर्यावरण शिक्षण अधिगम में सहायता मिलती है। ये बात हो गई यहाँ पर। ठीक, ये एनसीएफ 2005 का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धीरे धीरे बच्चे की अपने संसार के प्रति समझ बढ़ती है, स्वयं अपने से लेकर परिवार, पड़ोस, मोहल्ले, फिर देश, इन सबको समझ बढ़ रही होती है। इस प्रकार जब बच्चा 5वीं में आता है तो अपने आप को एक बड़े संदर्भ में देख पाने के योग्य हो जाता है कि वो समुदाय का, देश का हिस्सा है जो इस संसार में स्थित है। बच्चे को लगता है कि यार जो देश है, जो समुदाय है, मैं भी इसी का एक पार्ट हूँ। ठीक है। बाल केंद्रित एवं समकालिक पद्धति द्वारा शिक्षण प्रकरण। आज जो शिक्षण पद्धति हो रही है उसमें 3 से 5 तक हम 6 सामान्य प्रकरणों के लेकर चलते हैं, जिन्हें हम 6 थीम बोलते हैं। परिवार एवं मित्र मुख्य उपकरण है और इसके 4 उप उपकरण हैं, 4 उप प्रकरण है, सॉरी उपकरण नहीं, 4 उप प्रकरण है, जिसे हम बोलते हैं सब थीम। 6 मुख्य थीम है और जो पहला है इसकी 4 उप थीम है। तो जो पहली थीम है पर्यावरण, फैमिली एंड फ्रेंड। पहली थीम क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड है। इसके अंदर क्या आती है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, काम तथा खेल, वर्क एंड प्ले, जानवर, एनिमल और पौधे। ये चारों किसके अंदर आ रही हैं, परिवार एवं मित्र के अंदर आ रही हैं। ठीक है। फिर एक होती है हमारी भोजन यानी फूड, आश्रय शेल्टर, जल वाटर, यात्रा ट्रेवलिंग, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स दैट कैन बी डू और मेक, या थिंग्स दैट कैन बी मेक और डू। ठीक, वास्तव में यह पाठ्यक्रम बच्चों को कुछ कल्पनाओं के संसार में भी ले जाता है। एक अंतरिक्ष यान में बिठाकर धरती के पार उस बाहर की दुनिया में जो बच्चे की समझ से परे है, फिर भी
पर है, फिर ये वास्तव में उसके लिए लुभावना है। ठीक, ये जो 6 थीम है, ये 6 थीमों में काफ़ी चीज़ें ऐसी दी गई हैं, जैसे कि मान लो सुनीता विलियम्स वाली स्टोरी बताएं, या फिर बछेंद्री पाल आकर अपनी कहानी बताती हैं कि किस तरह से वो वहाँ पर चली थी, कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी। तो ये बच्चों को एक कल्पना की दुनिया में लेकर जाता है, पृथ्वी से बाहर की दुनिया में लेकर जाता है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें लुभाव नहीं लगती, बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर कि किस थीम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। यात्रा प्रकरण में क्या क्या चीज़ें रहेगा, ऐसे किस्से जिन्हें संसाधनों के रूप में सुझाया गया है, अन्य बच्चों लोगों के अनुभवों जो कि भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, ऐसे सृजनात्मक अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे कहानियों, पोस्टरों, फिल्मों, नाटकों के माध्यम से किया जाता है। आप जब एबीएस की बुक उठाओगे, अगर आपने नहीं उठाई है तो एक बार उठा के जरूर देखिएगा, जब आप उसमें कुछ चीज़ें खोल रहे होंगे तो आपको रियल डायग्राम दिख रहे होंगे, कि ऐसा लग रहा है हाँ कोई रियल में ही वहां पर गया हुआ है और वो अपनी कहानी बता रहा है, तो बच्चे उसको जोड़कर पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई अपने नाना जी के यहाँ जाता है, कोई मामा के यहाँ जाता है, कोई किसी गांव में जाता है, घूमने के लिए जाता है, वो सारी चीज़ें की स्टोरीज उसमें इन्वॉल्व की गई हैं। परिवार एवं मित्र के प्रकरण के भाग करूँ, अब परिवार और मित्र के बात कर लेते हैं। परिवार एवं मित्र की जब हम बात करेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड, तो इसमें सबसे पहला इसका सब पार्ट आ जाता है हमारा पौधे एवं जानवर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब पौधे एवं जानवर को पर्यावरण और मित्र की सब थीम के अंदर क्यों रखा गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है सीटेट में, और ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो काफी लोगों को दिक्कत करता है। यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने इसको गलत डिस्कस करा रखा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात यहाँ पर लिखी हुई है, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, 501, 501 का हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड, 501 के यूनिट थर्ड के पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 38 पे ये बात लिखी हुई है। अब हर कोई तो इतना सब कुछ ढूंढ कर तो आंसर खोजेगा नहीं, कोई आंसर ढूंढेगा भी तो इधर उधर ही ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, पौधे एवं जानवर परिवार एवं मित्र प्रकरण में सोच समझकर शामिल किए गए हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रहते हैं, हम तथा हमें उनके बारे में पूर्ण तथा संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले पौधे तथा जीव जंतुओं को विज्ञान के नजरिए से स्वतंत्र गुटों में पेश किया जाता था, चलो ये पुरानी बात हो गई। तो किस लिए शामिल किया गया है कि उनके बारे में पूर्ण तथा संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए पौधे और जानवर को परिवार एवं मित्र के अंदर रखा गया है। अगर ये आपको बात समझ में, यहाँ एक प्रयास क्या किया जा रहा है कि उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित किया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार वे किसी समुदाय के जीवन तथा जीवन यापन से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये उसका आंसर बन रहा था कि किस प्रकार वे समुदाय या जीवन यापन से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात हमारी कंप्लीट हो गई। परंपरागत तरीके से जैव वैज्ञानिक जीवित वस्तुओं के दो वर्गों में बांटते हैं, पौधे और जानवर। परंपरागत रूप से बताया गया, ट्रेडिशनल रूप से अगर हम बात करें एरिस्टोटल का डिवीजन, तो उन्होंने दो ही तरीके से बांटा था, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। वास्तव में काफी शोध ये पूरे संसार में देखा कि छोटे बच्चे इस तरह से बहुत अमूर्त होते हैं कि जीवित एवं निर्जीवित में अंतर या संसार को पौधे एवं जंतुओं में बांटा जाए। छोटे बच्चे काफी अमूर्त होते हैं, वो मीन्स उनके लिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि आप लिविंग को प्लांट्स एंड एनिमल्स में बांट रहे हो। उन्हें तो यही दिक्कत होती है लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में ही, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में ही डिफ्रेंशिएट करना इतना मुश्किल होता है। आप प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफ्रेंशिएशन करना सिखाओगे, उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कैसे सोचते हैं, पौधों का परिचय पहले प्रत्यय भोजन से दिया जाता है। देखो यहाँ पर होता क्या है कि बच्चों को पौधा पढ़ाने से पहले भोजन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट उसमें मिलते हैं, लाल चींटियां, पक्षियों का घोंसला, बकरी का दूध। ये उन्हें इस विचार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए है कि जिस वस्तु को हम अपने लिए भोजन समझते हैं वह हो सकता है किसी और को खाने की वस्तु ना हो। ठीक है, हमारा शरीर और हम परिवार एवं मित्र संवेदनशीलता एवं सार्थकता प्रदान करते हैं। परिवार एवं मित्र प्रकरण खास तौर पर दो उपकरणों से बना हुआ है, रिश्ते और काम, यानी कि वर्क एंड रिलेशनशिप, काम एवं खेल भी है, द्वारा बच्चे अपने शरीर को अपनी आप का हिस्सा एक संदर्भित संबंधित तरीके से समझने में सहायता करते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद और भी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, संबंध का मतलब क्या है, और यहाँ पर कौन सा, ये कुछ चैप्टर्स के नेम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। गुटों में खेलें, आपस में खेलें, ये सारी चीज़ें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पढ़ना चाहे पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है, थोड़ा इंटरेस्ट तो आएगा आपको पढ़ने में, बाकी छोड़ सकते हो।
विषयों के बीच तथा पार कड़ियां जोड़ना, एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन एंड अक्रॉस डिसिप्लिन्स। प्राथमिक शिक्षा की पूरी योजना में पर्यावरण अध्ययन की जगह इस प्रकार रखी गई है कि सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा हेतु एक अंतरा पृष्ठ प्रदान किया जाए, एक इंटरफेस प्रदान किया जाए कि यार ये चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब कि इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चा सब कुछ ही पढ़ ले और एक सब्जेक्ट को पढ़े लेकिन वो सब कुछ पढ़ ले। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रकरण विषयक है, ना कि अवधारणाओं पर आधारित। यानी कि यहाँ पर कोई अवधारणा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट से नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ थीम्स हैं, उन्हीं थीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कब? 3rd से लेकर 5th तक। वार्तालाप प्रश्नों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनकरेज करो डायलॉग बोलने के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए। अधिगम पद्धतियों से काफी लाभ है। अधिगम पद्धतियों क्या क्या लाभ है? बच्चे गहनता से सोचते हैं, अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। इसी के साथ ही बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोणों को देखने की चीज़ें डेवलप होती हैं, समझने की कैपेसिटी डेवलप होती है। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक सामाजिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, मिलने मूल्य में हेल्प करेंगे, उनका सामाजिकरण बेहतर तरीके से होगा। शुरुआती बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करेंगे। तो ये जो अनुभव है, आप उन्हें जब वार्तालाप के लिए प्रोत्साहन कर रहे हो, जब बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका है? अब आपकी भूमिका की बात कर लेते हैं कि शिक्षक के लिए ऐसे अधिगम पर्यावरण द्वारा शिक्षार्थियों को पोषण करना उत्साहपूर्ण होते हुए भी चुनौती देने वाला है। अगर आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देते हो जिसमें कि डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए एक तरह से चैलेंजिंग भी है। इसके लिए आवश्यकता होगी कि शिक्षण होने के नाते आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी भूमिका के बारे में पुनर्निरीक्षण तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाओगे। एक अच्छे शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक मददगार का काम भी करेगा, यानी हेल्प भी करेगा टीचर। अब अधिगम एवं शिक्षा पर शोध एवं उभरती हुई सोच के साथ आज शिक्षक केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक सहपाठी भी है, यानी टीचर ऑल्सो अ लर्नर। टीचर एक लर्नर भी है, एक स्टूडेंट भी है, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। अगर टीचर ये स्टेटमेंट बोल देता है, अगर कोई चीज़ें हैं जो टीचर को नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि टीचर लगातार सीखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यदि भी आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं आता, आप बोल सकते हो कि आप ये देखकर बताओगे या फिर मैं इसे आपको कल बताऊंगा, लेकिन दूसरे दिन पता करके ज़रूर बता दो। बच्चों को समष्टि को विस्तारित करना, एक्सपेंडिंग द चाइल्ड्स यूनिवर्स, बच्चों का यूनिवर्स को विस्तारित करना। यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, इसलिए मैंने कुछ हाईलाइटेड नहीं करा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि हमें बच्चों के यूनिवर्स को विस्तारित करना है, बढ़ाना है, हमें बच्चे के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको और फैलाना है। ठीक है, हमें बच्चे के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना है कि बच्चे अपने अनुभवों को लगातार फैलाते रहें, विस्तारित करते रहें, आगे आने वाले जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करते रहें, उसको एक्सपेंड करते रहें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। टेलीग्राम पर मैसेज मत करा करो, और कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।